चुनौती बड़ी है और ये चुनौती इसलिए बड़ी है कि जिस जनसंख्या का हमारा देश है और आंकड़े जिस तेजी से बढ़े हैं, बीते कुछ दिनों में 4-4 हजार के तादाद में केसेस बढ़े हैं और ये आंकड़े अब 1 लाख को पार कर चुके हैं। और इस वक्त देश ये सोच रहा है कि जब हम लॉकडाउन 4 के फेज में दाखिल हो चुके हैं, आज दूसरा दिन है लॉकडाउन 4 का, कई रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन अब ऐसे में आज की स्थिति क्या कहती है और यहां से आगे की दशा और दिशा भारत की क्या रहने वाली है। पहले आप ये ग्राफ देखिए, कैसे 1 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचा है अप्रैल से लेकर मई तक। आज 19 मई है, कैसे ये आंकड़ा यहां तक पहुंचा और देखिए ग्राफ आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अकेले जब राज्यों की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों के आंकड़े अगर आप जोड़ दें तो कुल आंकड़ों का 50% हिस्सा सिर्फ इन 3 राज्यों का है। तो 1 लाख तक ये संख्या पार कर चुकी है और ये 1 लाख का नंबर बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये दस्तक देता है खौफ की। ये जरूर ये बताता है कि आगे हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है और किस तरह के इंतजामों को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ देश से और दुनिया से बड़े डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी अपने तमाम मेहमानों को। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली इस वक्त मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं कोरोना वायरस टास्क फोर्स कमेटी के। बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर से हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी के। डॉक्टर राजेश एम पारिक मौजूद है हमारे साथ। आप डायरेक्टर हैं जसलोक हॉस्पिटल मुंबई के। और डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ न्यूयॉर्क से इस वक्त मौजूद हैं। आप एमडी हैं, स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन, और कोरोना वायरस को लेकर जो मेडिसिन को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं उसकी रिसर्च में भी डॉक्टर धीरज कौल जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद यही कि जिस स्थिति में आज हम हैं उसका सही आकलन हम कर पाएं और इसीलिए सीधे एक्सपर्ट से हम जानें। सबसे पहले डॉक्टर बंसाली, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 1 लाख आंकड़ा पार कर चुका है हिंदुस्तान में। लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधियों को लेकर सरकार ने बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं, क्योंकि इकोनॉमी को बचाने की भी चुनौती है। लेकिन जो ग्राफ है वो अभी तक फ्लैटन नहीं हुआ है, आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट के तौर पर आप आज की स्थिति को कैसे आंकते हैं? जी, मेरा ये इसमें मत है कि जो कर्व फ्लैटन होने की जहाँ तक बात हो रही थी या जहाँ अपन सोच रहे हैं कि कर्व फ्लैटन बहुत ही जल्दी हो सकता है, मुझे लगता है अभी अगले 15-20 दिन बहुत ही क्रूशियल है हमारे देश के लिए। इसलिए शायद लॉकडाउन जो है 31 मई तक बढ़ाया गया है। हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं अभी और, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक या डरने की बात इसमें नहीं है। अगर अपन देखेंगे कि हमारा देश का आंकड़ा 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना होगा कि 40,000 के लगभग केस रिकवर हो चुके हैं। तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो एक्टिव केसेस हमारे पास में 60,000 के आसपास में है। जहाँ तक लोगों के मन में ये डर है कि नहीं लॉकडाउन नहीं होता तो क्या हो जाता है, या अभी लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके बाद नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लॉकडाउन का असली मतलब अगर देखा जाए तो वो ये था कि ये केसेस पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मात्रा में, या हर आदमी इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये वायरस हमारे कंट्री में आया था तब हम लोग इतने इसके बारे में एजुकेट नहीं थे। अभी 2 महीने का पर्याप्त समय सबको मिला है। सरकार ने, डॉक्टर्स ने, हेल्थ के स्टाफ ने, मीडिया ने, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई है और सबने लोगों को जो एजुकेट करना था, जो अवेयरनेस फैलानी थी, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करना था। हम लोग इस वायरस से लड़ने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी रेडी नहीं थे, लेकिन ये 2 महीने का पर्याप्त समय मिला। इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम लोग रेडी हुए हैं। सैनिटाइजर का कैसे इस्तेमाल करना है, मास्क का कैसे इस्तेमाल करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग कब रखनी है, कितना रखना है, ये सब के बारे में काफी ज्यादा एजुकेट हो चुके हैं। अवेयरनेस काफी ज्यादा फैल चुकी है। मुझे लगता है कि इसके बाद अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो लोगों की समझ में ये आ चुका है कि हम लोगों को इस टाइप के वायरस के साथ में थोड़े समय तक रहना पड़ेगा। डेफिनेटली इसका कुछ समय बाद सॉल्यूशन निकल सकता है नियर फ्यूचर के अंदर, बट आप लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रख सकते या औद्योगिक गतिविधियों को बंद नहीं कर सकते। वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं यहाँ पर इसी बात के साथ और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आप कोरोना टास्क फोर्स कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्या हम इनफ टेस्टिंग कर रहे हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि नीति आयोग के सीईओ ने ट्वीट किया, मैं वो ट्वीट का हिस्सा आपके सामने पढ़ रही हूँ। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि भारत में मृत्यु दर जो है वो 3% है, जबकि फ्रांस में 16% है। इसके अलावा रिकवरी रेट भारत में 38% तक जा पहुंचा है। सवाल ये है कि क्या आंकड़ों की जो ये तुलना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्या ये सही है? क्या हम इनफ टेस्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली टेस्टिंग की जहां तक बात है,
यस, ये बात से मैं सहमत हूँ कि एनफ टेस्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन जितने भी सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, जो भी पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं, जैसे मुंबई में हमने ये कर रखा है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर हमने फॉर्मेट बना रखा है। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो भी है, उनको हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं, सो दैट टेस्ट बराबर मात्रा में होनी चाहिए। काफी बीच में ऐसा हो गया था कि कोई भी एसिम्प्टोमेटिक था, किसी को अपने घर में मेड रखनी थी, लेकिन उसके लिए वो टेस्ट करवाते थे, जिसका काफी मिसयूज हो रहा था। आज की तारीख में जो जुडिशियसली टेस्ट होने चाहिए जितने, या जितना सिम्प्टोमेटिक पेशेंट का होना चाहिए, उनका काफी मात्रा में टेस्ट हो रहा है अभी। डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से ये केसेस बढ़े हैं और जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, 1 लाख की जनसंख्या में भारत में 7 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। हमारे DIU टीम की ये रिसर्च है जो ये ऐसा कहती है। इस आधार पर आने वाले दिनों को आप कैसे देखते हैं? मीनाक्षी जी, मैं एक तो ये बताना चाहूंगा कि हम ना हर चीज में अपने को दूसरे से कंपेयर करना कि उसका सर्वाइवल रेट इतना है, हमारा कम है तो हम खुश हो जाएं, या उसका ज्यादा है हमारा कम है, इसकी जगह हम अपने को देखें कि हम अभी कहाँ हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, और अपने को बचाने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं। 3 चीजें। बिल्कुल। तो हम अभी जहां भी हैं, हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है, लेकिन जैसा डॉक्टर पारक ने भी कहा कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो 5,000 4,000 के हिसाब से बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अगले 4-6 हफ्ते, शायद ये जून के एंड तक अभी ये और केसेस बढ़ेंगे, और धीरे धीरे शायद ये जून के एंड तक जाकर के, अगर आप इटली वगैरह में देखें तो वहां भी करीब करीब 2 महीने तक ये ग्राफ ऊपर गया था और फिर नीचे आया था। हमारे यहाँ ये सब कुछ अप्रैल एंड से इस स्पीड से बढ़ना शुरू हुआ है, तो शायद ये बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लॉकडाउन हुआ, इसने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने का टाइम दिया, लोग प्रिपेयर्ड हैं, और जो डेथ रेट है वाकई कम है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये और कम होती जाए, और केसेस चाहे कितने भी बढ़ें, अगर मृत्यु ना हो तो हम समझेंगे कि हमने इस पे पार पाया। उससे ज्यादा जरूरी चीज जो इस समय आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को जानना जरूरी है कि अब जब लॉकडाउन खुल रहा है तो 4 प्रिकॉशंस हम लोगों को बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, अभी भी अगर जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें, जितना संभव हो। लॉकडाउन खुला है, लेकिन जहां तक संभव हो, अगर आप घर से कर सकते हैं काम, घर में रहिए। नंबर 2, जब भी घर से निकलें तो कृपया मास्क पहन के जरूर निकलिए। मैंने ऑफिस में भी मास्क पहन के बैठा हूं, केवल बोलने के लिए मैंने मास्क हटाया है, और मेरे ऑफिस में इस समय कोई नहीं है। बिना मास्क के कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है कोरोना इन्फेक्शन को रोकने का। नंबर 3, जब भी कहीं आप बाहर हो, 1 मीटर के सोशल डिस्टेंसिंग का हर समय, हर जगह, हर हालत में पालन करें। और नंबर 4, कि हाथ को कोई भी सरफेस छूने के बाद इसको धोते रहें। अगर हम 130 करोड़ लोग आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में इन 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स का पालन करते रहेंगे, तो मैं आपको वायदा करता हूं, नंबर कितना भी बढ़े, हम सूनर और लेटर इस पे इफेक्टिवली कंट्रोल पा पाएंगे, और हमारी मोर्टेलिटी काफी लो रहेगी। ये 4 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं अब जबकि लॉकडाउन खुल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अरविंद कुमार आपने कही, और ये इसलिए भी जरूरी है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना हम सबके लिए जरूरी है। अब चाहे प्रधानमंत्री हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सब लगातार ये कह रहे हैं कि यही स्थिति अब नॉर्मल स्थिति है, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। और डॉक्टर राजेश चंपारिक, जब मैं आपसे आपके पास आ रही हूँ इस सवाल को लेकर, देखिए जो बात डॉक्टर अरविंद ने कही उसी को आगे बढ़ाते हुए, इसके साथ हमें जीना सीखना है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर यह कहा कि आने वाले दिनों में केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, स्पेशली जून से हम वो ग्राफ को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी दिए हुए हैं। रिलैक्सेशंस और कोरोना संक्रमण, ये दोनों सिचुएशन साथ साथ कैसे चलेंगी? जी, तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि जिधर भी रिलैक्सेशन हो रहा है, उन्हीं एरिया में टेस्टिंग बहुत ही बढ़ाना पड़ेगा। टेस्टिंग बाकी सब लोग कम्युनिटी में भी हम बढ़ाना, नहीं भूलना चाहिए कि 80% लोगों को जिनमें इन्फेक्शन है, उनमें बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होती है, लेकिन सिम्टम के बगैर वो ये बीमारी फैला सकते हैं। तो इसीलिए
जब जिधर भी लॉकडाउन का रिलैक्सेशन होगा और खुल जाएगा, वहां तो टेस्टिंग को और भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर टेस्टिंग से ऐसे पता चलेगा कि इस एरिया में ग्राफ स्टेडी है या नीचे हो रहा है, तो वो और भी खुल सकता है। अगर ऐसे लगेगा, दिखेगा कि ये ग्राफ बढ़ रहा है, तो तुरंत उसको वापस करना पड़ेगा। तो ये जो रिलैक्सेशन हो रहा है वो टेम्पररी है, और रिलैक्सेशन के साथ हमको सावधान रहना चाहिए, सब कुछ ठीक तरह से करना चाहिए जैसे डॉक्टर अरविंद कुमार ने अभी हमें बताया, और वो देखकर हमको आगे बढ़ना है जी। लेकिन और दो चीज हमको नहीं भूलना चाहिए। एक तो अगर हम पीछे देखेंगे 100 साल पहले क्या हुआ था, वो देखेंगे तो उससे भी हमको कुछ आशा आएगी। 100 साल पहले इंडिया में स्पेनिश फ्लू आया था, 1.5 करोड़ मौत हो गई थी। तब हमारे देश की संख्या, पॉपुलेशन 250 करोड़ थी। 250 करोड़ लोग में से 1.5 करोड़ की मौत हो गई, यानी आज समझो 10 करोड़ आज के पॉपुलेशन में। लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उनके पास कोई नहीं था, ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और तभी भी हम सब लोग बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज इसमें जीत गए थे। और जब ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया तो लोग गुस्सा होके रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जाके हमको फिर आजादी भी मिली बाद में। डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर राजेश एम पारिक, डॉक्टर गौतम भंसाली और डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरज कौल, मैं अब आपको बातचीत में यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। अमेरिका की फार्मा कंपनी है मॉडर्ना, जिसका ये दावा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी है, और इसमें कंपनी के तरफ से ये कहा गया है कि जो मेडिसिन, जो वैक्सीन वो टेस्ट कर रहे हैं, शुरुआत में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई दिए हैं, और कंपनी का यह भी दावा है कि 8 हेल्थी वॉलंटियर्स पर जो टेस्ट उन्होंने किए उसने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए। क्या तस्वीर है इलाज को लेकर, क्या आपकी जानकारी इस पर कहती है? नमस्कार, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। पहले मैं आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए एक ब्रीफली समझाना चाहूंगा कि अभी जो हमारे पास करंट ट्रीटमेंट कोरोना वायरस का नहीं है, because it's a new virus, it's a coronavirus family, SARS-CoV-2 इस वायरस का नाम है। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो आपके पैनलिस्ट ने पहले बताए थे प्रिवेंशन के, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क एंड मेंटेन नॉट गोइंग आउटसाइड। दूसरा है, हम कई दवाइयों पे एक साथ काम कर रहे हैं। अगर ये आपको लग गया तो आप क्या दे सकते हैं, जैसे कि रेमडेसिविर एक दवाई थी, मैंने दूसरे चैनल्स पे 1-1.5 महीने पहले बताया था, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसमें देखने में ये आया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिसको वो मिली वो आईसीयू से डिस्चार्ज हो गए, कई दिन पहले डिस्चार्ज हो गए और एक्सट्यूबेट भी हो पाए। इसके अलावा कन्वलेसेंट प्लाज्मा, जो कि हम रिकवर्ड पेशेंट्स जिनको 3 हफ्ते के करीब हो चुका है इन्फेक्शन हुए उनका प्लाज्मा लेकर उसमें से एंटीबॉडी निकाल के पेशेंट्स को दे देते हैं। उससे वो देखने में आया है कि पेशेंट्स एक्सट्यूबेट हो रहे हैं, मतलब इंट्यूबेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उनका रेस्पिरेटरी सपोर्ट बेटर हो रहा है और आईसीयू से डाउनग्रेड होके बेटर हो रहे हैं। कई ऐसे केसेस में देखने में आया है। स्टडीज इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रोल ट्रायल न्यूयॉर्क में हो रही है, तो उसका रिजल्ट हमारा जून में आ जाएगा। इसके अलावा कई और ऐसी दवाइयां जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन और एजिथ्रोमाइसिन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन इंडिया 70% प्रोड्यूस करता है, अमेरिका को दी है। उसके भी कई नई स्टडीज के अंदर प्रॉमिसिंग ट्रायल्स हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये कार्डियक ब्लॉक करती है और टॉक्सिसिटी है, पर अभी हमारे पास करंट डेटा नहीं है। इसके अलावा और भी कई ऐसी दवाइयों में देखने में आ रहा है, जैसे फेविपिरावीर, जो कि इन्फेक्शन होने से सेल को बचा देती है। एक और दवाई है इंटरलुकिन 6 इनहिबिटर, जिसको हम टोकेलिजुमैब बोलते हैं। इंटरलुकिन 6 एक बड़ी तरीके का इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से बॉडी में हर सेल में डैमेज होता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड भरता है, ARDS, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो उसके ऊपर भी काफी तेजी से क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। इसके अलावा क्या और भी कई ऐसी दवाइयां पाइपलाइन में हैं, जैसे केलेट्रा और इंटरफेरॉन और राइबोवरिन का कॉम्बिनेशन, जिसके ऊपर एक बड़ी ट्रायल चल रही है। और इसके अलावा अगर आप जाइए तो कॉल्चिसिन एक गाउट की दवाई है, उसमें भी देखा जा रहा है कि इसमें भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक सेल को इन्फेक्शन से रोक सके। ये तो होगी दवाइयां। अब आ जाते हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन क्या करती है, आपकी बॉडी को इम्यून डिफेंस देती है, ताकि अगर आपको वायरस मिले तो आप उससे फाइट कर सकें। ये जानना बहुत जरूरी है कि 80% लोग जिनको ये वायरस होगा, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम उसे मैनेज कर लेगा, ऑल्दो इट्स अ न्यू वायरस। लेकिन 20% लोग जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, एक बड़ा देखने में आया है, तकरीबन 95% पेशेंट्स न्यूयॉर्क में, जहां यहाँ पे जो स्टडीज हो रही हैं, 95% पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर,
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, स्टेरॉइड्स, ऐसी चीजें जिससे आपका इम्यूनिटी गिर जाए। तो इन पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो इसीलिए वैक्सीन का बहुत बड़ा यूज है। अभी जो करंटली वैक्सीन ट्रायल्स चल रही हैं, मॉडर्ना, आपने बिल्कुल ठीक बोला, एक कंपनी है, इसने आज तक एक भी वैक्सीन नहीं बनाई है, सार्स के ऊपर काम कर रहे थे, इनका एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है। अगर हम देखें कन्वेंशनल वैक्सीन में हम क्या करते हैं, वायरस का पार्टिकल लेके, या तो पार्टिकल लेके या डेड या इनएक्टिवेटेड वायरस लेके आपको देते हैं, आपका बॉडी उसको सेंस करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, 4 से 5 साल लग जाते हैं उसको डेवलप करने में। उसको शॉर्ट करने के लिए कई कंपनियों से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर हम mRNA इंजेक्ट करते हैं, जो एक कोड है, और आपकी बॉडी के खुद सेल्स वायरस का एक प्रोटीन बनाते हैं जो उसकी सरफेस पे होता है, फॉर एग्जांपल स्पाइक प्रोटीन। वो प्रोटीन को मल्टीपली आपके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर आपका इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी बना देता है। तो इसकी डेवलपमेंट में टाइम बच जाता है। तो अभी हम बोल रहे थे कि 18 महीने का टाइम लगेगा वैक्सीन आने में मॉडर्ना का, लेकिन अब हमारे पास संकेत आए हैं कि गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक अगर हमें कोई प्रॉमिसिंग डाटा आता है तो हम इसकी प्रोडक्शन मास स्केल पे एटलीस्ट 5 ऐसी वैक्सीन पे काम, इस टाइम 126 ऐसी अलग अलग ट्रायल्स वैक्सीन की चल रही है जिन पे हो रहा है, लेकिन 5 जो बड़े बड़े नाम हैं, एक है मॉडर्ना, एक है इनोवियो, एक जिलियड भी बना रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन भी बना रहा है। तो ऐसे 3 से 4 ऐसे कंपनीज हैं जिनकी इनिशियल फेज पे अगर हमें रिजल्ट आएंगे, तो क्योंकि टाइम इज मनी, तो हम उसको मैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ताकि जैसे ही हमारे कंफर्मेटरी रिजल्ट आए, वो जो 3 से 4 महीने का लैग टाइम होता है जिसके अंदर वैक्सीन को मल्टीपली प्रोड्यूस करना पड़ता है, वो बच जाए। क्योंकि इस प्लेनेट में 7.35 बिलियन लोग हैं, जिसमें से 1.35 इंडिया में रहते हैं। बिल्कुल, और तो ये बहुत सही बात आपने यहाँ पर डॉक्टर धीरज कौल की कि एक एक दिन की वैल्यू है, हर एक दिन अपने आप में बहुत कीमती है, और एक भी दिन को बर्बाद नहीं किया जा सकता। और इंतजार बेसब्री से पूरी दुनिया में, जी पूरी दुनिया में दवाई का ही है कि दवा वैक्सीन इसकी कब तैयार होगी। डॉक्टर बंसाली, अब 1 मिनट दीजिए, मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि दुनिया भर की सरकारें जो वैक्सीन खुद नहीं डेवलप कर रही, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप कर रही हैं, ताकि जिस दिन वैक्सीन का कोड आपको मिलेगा, आप मिलियंस ऑफ वैक्सीन बना दें और डिस्ट्रीब्यूशन में डिले ना हो। क्योंकि सिरिंज लगती है, आपको उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, आपके मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रेडी होने चाहिए ताकि एक भी दिन वेस्ट ना हो। यू आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, कई हजारों लाखों जानें बच सकती हैं एक एक दिन के बचने से। सो मॉडर्ना है, इनोवियो है, मैं बहुत क्लोजली ये सब फॉलो कर रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छा होप है मॉडर्ना से और इवन इनोवियो से, और जॉनसन एंड जॉनसन की एक नई, जिसके रिजल्ट्स हमें जून जुलाई में दिखेंगे। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर कौल यहाँ पर, क्योंकि अगर उम्मीद की किरण कहीं से भी दिखाई दे तो वो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। डॉक्टर बंसाली, जो बात डॉक्टर कौल कह रहे हैं कि देखिए दवाइयों पर, इलाज पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी जब तक कुछ कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आता उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तब तक प्रिकॉशंस ही हमारे हाथ में है। और मुझे लगता है आपने भी जरूर वो वीडियो देखा होगा चीन का, जिसमें नन्हे बच्चे जो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, किस तरह के इंतजामों के बाद वो स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर दाखिल हो पा रहे हैं। भारत की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है आपको, स्कूल्स बच्चों के लिए कब तक खुल सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी आपको नियर फ्यूचर में दिखाई देती है? जी मीनाक्षी जी, जहाँ तक भारत का सवाल है तो यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अलग है। यहाँ हमारा अभी वैसे भी समर वेकेशन का टाइम हो गया है, समर वेकेशन शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है कि नियर अबाउट जुलाई के आसपास हम लोग स्कूल ओपन कर पाएंगे। जून का महीना, अभी मई एंड तक थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, और जून में भी थोड़ा मिड जून तक रहेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग काफी सेफ सिचुएशन आ जाएंगे, और जुलाई के शुरुआत में स्कूल, मॉल, काफी चीजें खुलना शुरू हो जाएगी। और पब्लिक को भी ये पता लग गया है कि जिनको जरूरत है वही लोग बाहर निकले, जिनको जरूरत नहीं है वो बाहर नहीं निकले। लेकिन अभी हमने एक सर्वे करवाया मुंबई के अंदर 2 दिन पहले, जितने केसेस बढ़ रहे हैं, 1500 केस आ गए, 900 केस आ गए, उसमें हमने सर्वे करवा के देखा कि 85% जो केसेस उसमें है वो अभी भी कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं। नॉन कंटेनमेंट जोन जो दूसरा एरिया है, वहां से सिर्फ 15% केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस ऐसा बहुत तीव्र गति से दूसरे नए एरिया में डेवलप नहीं हो रहा है। वो जो है वो उसी एरिया में, जो कंटेनमेंट जोन एरिया में, उसमें बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है, उसको ही हमें डील करना है। बाहर के लोगों में जो एक डर फैल गया था कि नहीं वायरस फैल रहा है, पूरे गांव में फैल रहा है, पूरे शहर में फैल रहा है, वो सिचुएशन अभी भी नहीं है। पर मुझे लगता है
लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो आप लोगों ने सबने सतर्क किया, मीडिया ने इतना अवेयरनेस फैलाया, इस सब चीजों का अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बीमारी से अभी भी लड़ रहे हैं और आराम से लड़ेंगे और इससे जीत पालेंगे। जहां तक टोसिलीजुमैब मेडिसिन का ट्रायल का बात है, हमने अभी तक हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में हमने 9 पेशेंट पे ट्राई किया, हमने 9 पेशेंट पे दिया। और अब आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सारे पेशेंट जो बहुत ही क्रिटिकल शेप में थे, जिनके एक्सरे बहुत ही खराब थे, इसे साइटोकाइनिन स्ट्रॉम कहते हैं, उससे निकल के बाहर आए और हमने उसमें से 6 पेशेंट डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया है। सो काफी मेडिसिन आ रही है, ट्रायल चल रहा है। रेमडेसिविर भी मेडिसिन एक पेशेंट पे ट्राई हुआ, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। सो चीजें हमारे पास है। डॉक्टर पारेख, जिस बात को डॉक्टर बंसाली यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जब महाराष्ट्र की बात हुई, महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्य है। 35,000 प्लस केसेस महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के हैं और अकेले मुंबई में 25,000 प्लस केसेस हैं। महाराष्ट्र में जो ये स्थिति ओवरऑल बनी, क्या इसकी वजह रही, कहां पर चूक हुई? क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन रहा, उसके बाद भी बावजूद ये हालात हुए महाराष्ट्र में। जी, हमको ये इस पर ध्यान रखना चाहिए कि बंबई इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जिधर बहुत लोग आते हैं, काम करते हैं, तो पॉपुलेशन ही इतना बड़ा है कि यहाँ तो ज्यादा केसेस होने वाले हैं। जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा, जितने नजदीक लोग रहेंगे, वहां तो संख्या बढ़ती ही जाएगी। ये बीमारी ऐसी है, जैसे सब आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं, एकदम नई बीमारी है। इसके लिए फुल प्रिपरेशन कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे सुनामी के लिए या भूकंप के लिए पूरा प्रिपरेशन कभी नहीं हो सकता है, वैसा इसके लिए भी पूरा प्रिपरेशन नहीं हो सकता था। तो गलती का सवाल नहीं है, हमको अभी आगे ही देखना है। और ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको और एक दो चीज बोलना चाहता हूं, जिससे हमको आशा मिलेगी। देखिए, हमने फरवरी महीने में मॉडर्ना के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में और कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा के बारे में हमारी किताब, कोरोना वायरस की जो किताब है, फरवरी में हमने ये सब लिखा था उसके बारे में। मॉडर्ना फार्मा ने 25 दिन में, जब सीक्वेंस आ गया वायरस का, 25 दिनों में उन्होंने उनका वैक्सीन किया। देख लें, उसमें काफी आशा है। कॉल ने बताया 100 से ज्यादा वैक्सीन का स्टडी हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अभी बिल गेट्स फाउंडेशन ने, बेलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन ने 7 फैक्ट्रियां तैयार करते जाएगा। लेकिन और एक दवाई है जिसके बारे में काफी आशा हो सकती है, उसका नाम नहीं है, अभी सिर्फ नंबर है, EKC-14। इसने तो लेबोरेटरी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाया है वायरस पे डील करते हुए। तो 200 दवाइयां का भी रिसर्च चल रहा है, 200 से ज्यादा। दुनिया भर के देश कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। कई देशों ने तो वैक्सीन बनाने का दावा तक पेश कर दिया। वहीं कई तरह की दवाइयां भी कोरोना में प्रभावी नजर आ रही हैं। इस वक्त दुनिया भर की कंपनियां और इंस्टीट्यूट की अग्नि परीक्षा का दौर है, जो कोरोना की दवा की रेस में एक दूसरे से मुकाबला कर रही है। कोई कोरोना की दवा तैयार करने का दावा कर रहा है तो कोई कोरोना की वैक्सीन बनाने का, क्योंकि इस वक्त कोरोना से बड़ा संकट दुनिया में कोई नहीं है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना को मात देने वाला वैक्सीन ढूंढ लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का कहना है कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसे पेटेंट करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। इजराइल के दावे के मुताबिक वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। ये वैक्सीन वायरस को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकती है। इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस का टीका बनाए जाने की बात कही गई है। इजराइल का ये डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जैविक और रासायनिक हथियारों को बनाने के लिए जाना जाता है। ये दक्षिणी तेल अवीव से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेस जियोना में मौजूद है। दावा है कि ये लैब जमीन के काफी अंदर मौजूद है और यहाँ जो खतरनाक जहर और वायरस बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए करती है। अब इस लैब से दुनिया को बचाने की उम्मीद निकली है। उधर कोरोना से होने वाली मौत से टूट चुका इटली भी अब कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर रहा है। इटली ने दावा किया है कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन उन्होंने तैयार कर ली है। इस वैक्सीन को रोम में एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि ये टेस्टिंग के काफी आगे के स्टेज पर पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे इंसानों के सेल्स पर भी टेस्ट किया गया है।
एक टीके के बाद चूहों की एंटीबॉडी से विकसित ये वैक्सीन मानव कोशिकाओं में संक्रमण को रोकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी वैक्सीन पर काम कर रही है। इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें 2 लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है। इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ने 3 महीने में तैयार किया है। इसमें चिंपांजीज में इन्फेक्शन करने वाले आम कोल्ड वायरस के भाग का इस्तेमाल किया गया है। ये वैक्सीन काम करे, इसके लिए वैज्ञानिकों ने फिलहाल मौजूद कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को वायरस में मिलाया है। ऐसे में हर देश कोरोना की जंग को जीतने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। अमेरिका और तुर्की मलेरिया की दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं। वहीं भारत जैसे कई देश प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोगों का दौर जारी है। बस इंतजार है कोरोना के इलाज का, ताकि इस महामारी का अंत किया जा सके। आज तक ब्यूरो।